अलग गाइस, नेक्स्ट चालू करते हैं अपना चैप्टर है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। नाउ नीट के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे एक सवाल पक्का है, पक्का पक्का पक्का, जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी से आ रहा है। चैप्टर लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें कहानी है नहीं, सिंपल चैप्टर है। नाउ इसको बात करते हैं आपके न्यूक्लियर फिजिक्स। इससे पहले जब हमने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा तो हमने कहा था कि भाई आपका एक न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सब हमने बात की थी। इस बार हम न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में आपके न्यूक्लियस के अंदर घुस के देखेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स भी जब हम यहाँ बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपका न्यूक्लियाई जो है वो बना हुआ है, आपके प्राइमरी इसके जो इंग्रेडिएंट है वो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उसको आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, और आप उसको Z से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको आप न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और उसको आप कैपिटल N से डिनोट करते हैं। उन दोनों का जो सम होता है उसको आप मास नंबर कहते हैं। उन दोनों का सम A से हम डिनोट करते हैं और ये हमें बताता है कि एक्चुअली न्यूक्लियाई का वजन कितना है। आपके अगर इसमें से प्राइमरीली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इन्हीं दोनों का वजन मिला के आपके एक्चुअली एटम का या फिर आपके न्यूक्लियस का वजन होएगा, उसको हम यहाँ पे A से कहते हैं। और कोई भी आपका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं आपके प्रोटॉन और न्यूक्लियन, उन दोनों को मिला के हम यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो उन्हें मिला के न्यूक्लियन वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं। ना कोई भी अगर हमें आपका न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन करना है उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि मान लीजिए X आपका एलिमेंट है, उस X एलिमेंट को आप यहाँ पे Z और A ऐसे लिखते हैं। A आपका रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो है A हो गया आपका मास नंबर। A आपको बताता है कि टोटल न्यूक्लियस का मास कितना है और Z यहाँ पे बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। नाउ कई बार स्टूडेंट्स इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्यों कह रहे हो, ये तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। आंसर इज नो। रीज़न क्या है कि आपका जैसे Na प्लस है या Cl माइनस है, उन्होंने जो बॉन्डिंग की तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने ले लिया, वहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, लेकिन आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सोडियम की रहेंगी वो Na ही रहेगी। तो ये जो आपका Na है या जो आपका X है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होती हैं, इसलिए हम यहाँ पे A और Z लिखते हैं। ठीक है, तो A और Z न्यूट्रल अगर आप बात करेंगे कि आपका केमिकली न्यूट्रल या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर आपका कोई एलिमेंट है तो उस न्यूट्रल उस केस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। उस केस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आप दोनों कह सकते हैं, बट एक्चुअली इसका रिप्रेजेंटेशन Z का नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस का जो रेडियस है उस रेडियस को हम कहते हैं R विल बी इक्वल टू R नॉट A टू द पावर 1/3, A का क्यूब रूट लेते हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे R नॉट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है उसको हम कहते हैं, उसको हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब मानते हैं यहाँ पे। अब ऐसा परफेक्ट क्यूब मानते हैं, वो एक्चुअली होता है नहीं होता, दैट सेपरेट टू वो सिनेरियो, बट हम अपने सिलेबस में ये कहते हैं न्यूक्लियस आपका परफेक्ट स्फेयर है और उसका वॉल्यूम आप 4/3 पाई R³ लिख लेते हैं। और इसकी वजह से हम कहते हैं कि वॉल्यूम आपका A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितने हायर एलिमेंट होते चले जाएंगे उतना वॉल्यूम आपका डायरेक्टली बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, और उसकी वजह से मास पर यूनिट वॉल्यूम जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका A और A यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, मास को जब वॉल्यूम से डिवाइड करें, और आपका डेंसिटी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है आपके A के। तो डेंसिटी हम कहते हैं हर न्यूक्लियस की लगभग सेम है, वो A पे डिपेंड नहीं करता है। तो जितने हायर एलिमेंट्स, जितने A बढ़ता चला जाएगा उससे आपकी डेंसिटी नहीं बढ़ेगी। ऑफ कोर्स मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, बट उससे डेंसिटी आपकी लगभग सेम ही रहेगी, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे हम बात करते हैं एक और चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन की जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। नाउ वजन की अगर हम बात करेंगे तो 1 किलोग्राम वजन जो है वो न्यूक्लियस की दुनिया में बहुत बड़ी एलिमेंट है, बहुत बड़ा एंटिटी है, बहुत बड़ी यूनिट है। अगर एक न्यूट्रॉन की या प्रोटॉन की बात करें, उनका जो मास आता है वो 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। तो उस हिसाब से आपका उसका मास जो है ना किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है। हमने यहाँ पे इसके लिए इसको केटर करने के लिए एक नई यूनिट डिफाइन की जिसको हमने कहा AMU। AMU होता है कन्वीनियंट यूनिट जो है उसको हम U से डिनोट करते हैं, और AMU को हम लिखते हैं 1/C12 का जो आपका कार्बन का आइटम है। ठीक है, उसको हमने तराजू में तोला, जिस ज़माने में डिफाइन किया गया, मे बी कार्बन और अदरवाइज भी कार्बन सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट है, तो उस कार्बन को हमने तोला, उसका वजन निकाला, और हमें पता है कि नॉर्मल जो आपका कार्बन का एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 12 न्यूक्लियन होंगे। तो हमने यहाँ पे उस कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दिया, वो आपका AMU डिफाइन कर दिया। AMU की वैल्यू उस हिसाब से आया थी 1.66,
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये आपकी AMU की वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसी AMU को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो जब हम यूज़ करते हैं E = mc², वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट में इसका रोल आएगा, डिफाइन पहले कर लेते हैं इसको। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है, एनर्जी अगेन जूल बहुत बड़ी यूनिट है इस दुनिया के लिए, तो हमने यहाँ पे एक नई यूनिट डिफाइन की हुई जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक AMU का वजन अगर आपका मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक AMU का वजन आया मान लो 0 डेल्टा M जो आया आपका, ठीक है, वो आया 0.02 AMU। और अब आपको इसके इक्वलेंट एनर्जी बतानी है तो आप सीधा ये इसकी वैल्यू लो डेल्टा M की, और इस वैल्यू को आप 931 MeV से, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब 10⁶, इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपकी एनर्जी आ जाएगी। तो एक AMU जो है वो आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। इस डेटा को ध्यान रखना, बहुत बार सवालों में डायरेक्ट इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप डेल्टा M से बात करेंगे तो डेल्टा M को सीधा 931 से मल्टीप्लाई करें तो 0.02 था, 931 से मल्टीप्लाई करें उतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके उस मास की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। ऑलराइट, आगे बात करते हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट की। नाउ मास डिफेक्ट हम ये कहते हैं कि जब भी हमने मास डिफेक्ट को पहले समझना है क्या, जब भी हमने न्यूक्लियस को एक्चुअली तराजू में तोला, प्रैक्टिकली जब हमने उसे वे किया, हमने हमेशा ये पाया कि न्यूक्लियस का जो हमने थ्योरेटिकल मास सोचा था कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इतने नंबर ऑफ उसके अंदर न्यूट्रॉन है, उसका मास उतना होना चाहिए, हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू से हमेशा हर न्यूक्लियस के लिए थोड़ी सी कम आई। एंड बहुत सालों तक साइंटिस्ट अपना असर खुजाते रहे कि भाई चक्कर क्या है, इसकी वैल्यू कम क्यों आ रही है। वहाँ पे हमने नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। मास हम ये कहते हैं, मास डिफेक्ट ऐसे समझना है इसको, बाइंडिंग एनर्जी से इसको रिलेट करेंगे। मास डिफेक्ट ऐसा होता है कि जब भी न्यूक्लियस की आपकी संरचना हुई, ठीक है, मतलब ये कि आपका एक प्रोटॉन रखा था, अगले प्रोटॉन को आप इन्फानाइट से लेके आए, न्यूट्रॉन को लेके आए, फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को लेके आए, और न्यूक्लियस जब आपने बनाया, वो सारा काम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए थी। वो एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी आई आपके मास के बर्न होने से। तो जितना भी उसका मास था, जैसे आप उसको लेके आ रहे थे, हल्का हल्का सा मास बर्न हुआ, उस मास को बर्न होने से हल्की सी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और जो मास का डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे मास डिफेक्ट कहते हैं। सो हम कहते हैं इट इज फाउंड दैट द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट में मास हमेशा कम होगा। दिस डिफरेंस इन मासेस, दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो आपका वो है, उसका एक नई टर्म यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सो मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर आपके 5 न्यूक्लियॉन है, 10 न्यूक्लियॉन है, 50 न्यूक्लियॉन है, उससे आप उसको डिवाइड कर दें मास के डिफेक्ट को, उसको हम कहते हैं यहाँ पे आपका ये पैकिंग फ्रैक्शन होएगा। इसके ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल पूछ ले तो ध्यान रखना, पैकिंग फ्रैक्शन आपका हो जाएगा डेल्टा M डिवाइडेड बाय ए आपका एक्चुअली ये डिटरमाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है वहाँ पे। तो वो आपका डेल्टा M डिवाइडेड बाय न्यूक्लियॉन का मास जो है उससे आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है। या नेक्स्ट हम ये डिफाइन करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो जो हमने देखा कि अपना मास का डिफेक्ट आ गया है, मल्टीप्लाइड बाय c², ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। उसी को अगर आप c² से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप मास की वैल्यू किलोग्राम में ना लेके मास की वैल्यू डायरेक्ट AMU में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लें और उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं, दिस इज एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को बनाने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। एज द एनर्जी इक्वलेंट टू द मास, इसको हम और डिफाइन करते हैं कि एनर्जी इक्वलेंट टू द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो आपको मास डिफेक्ट जो है न्यूक्लियस, उसके बराबर जो आपकी एनर्जी है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं यहाँ पे। अगर कभी डेल्टा M की कैलकुलेशन हो जाए कि भाई इस तरह के सवाल मेंस में आ जाते हैं कई बार, नीट में तो अभी तक नहीं पूछे हैं, बट जस्ट इन केस कोई पूछ ले कि मास डिफेक्ट बताओ क्या होएगा, उसके लिए आप करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय आपका मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाय मास का प्रोटॉन का नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और उसमें से आप माइनस कर देंगे उसका एक्चुअल, उसका जो मास है वो माइनस कर देंगे, ये आपको डेल्टा M की वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये आपकी डेल्टा M की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टेबिलिटी कर्व और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। बहुत सालों तक ये माना जाता रहा, साइंटिस्ट इसको सोचते थे, ऐसा मानते थे, उनको पूरा यकीन था कि जिस एटम की, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ऑलराइट,
तो जिसका जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो हमने पाया कि जितने आपके हायर एलिमेंट्स हैं, हायर एलिमेंट बोले तो जितना आपका जिनका मास नंबर ज़्यादा है पर उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा थी, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, वो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, वो डीके करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यहाँ पे उसके बाद में नई थ्योरी आई जिसको हमने कहा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा। इसको समझाने के लिए अक्सर मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार की पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है, मान लीजिए उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन उस परिवार में मान लीजिए 10 लोग रहते हैं। ठीक है, तो हर परिवार के मेंबर के हिसाब से वहाँ पे 10,000 रुपये अवेलेबल हुए। एक और दूसरा परिवार है जिसकी वैल्यू मान लीजिए कितनी 60,000 रुपये महीना है। तो देखने में तो लगेगा भाई वो परिवार में 1 लाख रुपए महीना कमाते लोग, इसमें 60,000 ही कमाते हैं, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए आपके 4 लोग रहते हैं। अगर ऐसा है तो 15,000 रुपये पर पर्सन हर महीने अवेलेबल हुए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पे पर पर्सन आपकी इनकम, टोटल इनकम नहीं, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, वो सबसे ज़्यादा है। उसको जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया तो हमने पाया कि आपका जो आयरन है, ठीक है, आपका आयरन जिसको हम लिखते हैं Fe26, ये वाला जो है ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। ऑलराइट, तो ये हमने पाया कि जो आपका आयरन है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आयरन 26। और यहाँ पे सारे वो इस तरह का कर्व फॉलो करते हैं। और एक यहाँ पे स्पेशल हीलियम जो है आपका वो स्पेशल एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो यहाँ पे एक छोटा सा किंक शो करते हैं, अदरवाइज सारे आपके लगभग ये ऐसा पैटर्न शो करते हैं। तो ये कहलाता है आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और आपके मास नंबर का ग्राफ। ठीक है, और नेक्स्ट ग्राफ जो है यहाँ पे इसको हम कहते हैं आपका स्टेबिलिटी कर्व है। हमने एक ग्राफ बनाया जिसमें हमने यहाँ लिखा आपका एटॉमिक नंबर Z और हमने यहाँ लिखा नंबर ऑफ जो आपके प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन, उनके बीच में ग्राफ बनाया। और ये वाली जो लाइन है आपकी, इस लाइन को हमने 45 के एंगल का लाइन है, इसको हमने कहा कि मान लो 24 प्रोटॉन है तो 24 आपके ये हो गए, तो ये आपका 45 के एंगल की ये लाइन है। हमने ये पाया एक्सपेरिमेंटली, हमने देखा कि यहाँ पे वी हैव सीन के यहाँ पे आपका ये स्टेबिलिटी कर्व ऐसे बनता है, ये कर्व, और जो न्यूक्लियस इस कर्व के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो आपके स्टेबिलिटी शो करते हैं, वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं। कुछ एलिमेंट है जो आपके यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे, कुछ हैं जो यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे। तो ये वाले जो हैं जो स्टेबिलिटी कर्व के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि N/P का रेशो है जो डिटरमाइन करता है स्टेबिलिटी क्या होगी आपके न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये आपका स्टेबिलिटी कर्व कहलाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसी को आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि जो आपके स्टेबिलिटी के लिए जो N/P का रेशो गड़बड़ है, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए प्राइमरली यहाँ पे 4 तरह के आपके रेडिएशंस होते हैं, 4 तरह के रेडियो एक्टिविटी आपके एलिमेंट्स या न्यूक्लियस शो करते हैं। सबसे पहला उसमें है विच इज़ कॉल्ड अल्फा डीके। अल्फा डीके है, उसमें आपका जो एलिमेंट है उसने आपका एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे डीके कर दिया ना। यहाँ मदर नेचर का चमत्कार देखना, अल्फा डीके ही क्यों हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन डीके या कुछ और क्यों नहीं हुआ। ठीक है, लिथियम भी हो सकता था, हाइड्रोजन भी हो सकता था, बट आपका अल्फा ही क्यों हुआ। इसको ऐसे समझना, मदर नेचर हर किसी का ध्यान रखती है। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे कह लो कि मान लो एक लंबा चौड़ा सा परिवार है, आपस में झगड़े हो रहे हैं और रिसोर्सेज पूरे नहीं पड़ रहे हैं और वहाँ पे कुछ कुछ कहानी हो रही है, और परिवार ने मीटिंग करके डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, एक बंदे को अलग कर देते हैं, एक परिवार हम में से जो भी है उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे मदर, अगेन ये हमने कुछ नहीं किया है, मदर नेचर में सारे काम खुद अपने आप हो रहे हैं। देखना क्या मज़ेदार काम हो रहे हैं यहाँ पे। तो मदर नेचर में ये कहा कि भाई एक परिवार को हम अलग कर देते हैं। अब उस एक परिवार में जिसको आपके अलग करना था, वहाँ पे आपने रियलाइज़ किया कि भाई जिसको आप अलग करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि वो स्टेबल होगा अपने आप। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देते और कहते हैं जो हाइड्रोजन तो फ्री है, वो टक्करें मारता घूमता, रिएक्ट करता घूमता और वो ब्लास्ट करता है, बहुत सारे इकट्ठा हो जाए तो ब्लास्ट ब्लूस भी कर सकता था। बट यहाँ पे हमने जो रिलीज़ किया है, मदर नेचर ने जो रिलीज़ किया वो अल्फा पार्टिकल है, जो कि आपके हीलियम का न्यूक्लियस है, जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका सिनेरियो है, अल्फा डीके इसको कहते हैं। ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रहें। अब यहाँ पे अगर आपको इक्वेशन कभी बैलेंस करनी हुई तो ध्यान देना, यहाँ पे ए और जेड था, ए की वैल्यू 4 से कम हो जाएगी, जेड की वैल्यू आपकी 2 से कम हो जाएगी, और यहाँ पे आपका 4He2 बन जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो निकलता है प्लस हीट निकलती है। हीट की कहानी पे भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं, बट इसको ध्यान रखना, इस तरह आप केमिकली इसको बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट होता है यहाँ पे बीटा डीके। एक और दूसरा परिवार है, उसने डिसाइड किया, स्टेबल अनस्टेबल था, सबको स्टेबिलिटी चाहिए थी। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई किसी और का घर तो हम अलग नहीं बसा रहे, रहेंगे तो सारे ही साथ। वहाँ पे आपके न्यूट्रॉन ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, मैं प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो अभी जो मैं न्यूट्रल हूँ,
मैं यहाँ पे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। अगर प्रोटॉन में का रोल मैं करने लगूंगा यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी हमारा n/p का जो रेशो वो बैलेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी ज़्यादा है, प्रोटॉन का एक से नंबर बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो प्रोटॉन क्योंकि आपका प्लस है तो एक यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये एक्चुअली इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, आपका सॉरी इलेक्ट्रॉन है ये आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और साथ के साथ आपका एक न्यूट्रिनो भी रिलीज होएगा। तो न्यूट्रिनो से परेशान मत होना, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं अपने क्लास में। तो इसको बात करेंगे बेटा। इस केस में क्या हुआ, AXZ जो था अपना, ये अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये आपके बढ़ गए, इसलिए हम Z का नंबर एक वो कर देंगे और साथ में आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमिना विच इज कॉल्ड बीटा माइनस डीके। दूसरा एक और परिवार है, उसने डिसाइड किया कि भाई ऐसा है, घर तो मतलब किसी का बसाएंगे नहीं, रहेंगे तो सारे साथ, लेकिन इस बार प्रोटॉन ने डिसाइड किया कि भाई मैं क्या करता हूँ, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो इस बार प्रोटॉन जो है जिसका पॉजिटिव चार्ज था, उसने कहा कि मैं न्यूट्रल न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता हूँ, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा थे यहाँ पे एज कम्पेयर्ड वो जो आपका स्टेबिलिटी कर्व था उससे। उसने कहा कि मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज ये वाला बीटा प्लस आपका रिलीज हुआ। इसको हम एंटी इलेक्ट्रॉन या फिर इसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, और साथ के साथ न्यूट्रिनो भी आपका रिलीज हुआ यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एक कम हो गया है, ठीक है। तो आपका एक Z -1 हो जाएगा, A आपका वही रहेगा बिकॉज आपके न्यूक्लियन उतने ही हैं, और साथ में आपका पॉजिट्रॉन रिलीज होएगा प्लस आपका न्यूट्रिनो भी है साथ के साथ। चौथा केस क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखना यहाँ पे क्या दादागिरी चल रही है। इस बार लोगों ने डिसाइड किया कि ना तो प्रोटॉन ऐसे कन्वर्ट होएगा ना ऐसे वो कहानी करेंगे। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन भी है, इसमें आपका न्यूट्रॉन भी है, ये आपका यहाँ प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये था। इन्होंने देखा यहाँ पे आपका के शेल जो है, इसी को इलेक्ट्रॉन कैप्चर को कई बार यहाँ पे के कैप्चर भी कहते हैं, यह आपका के कैप्चर भी कहलाता है। इन्होंने देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ गोल 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 घूम रहा है, हमारे चक्कर काट रहा है, इन्होंने कहा पकड़ के इसको अंदर खींच ले। तो इस बार इनकी दादागिरी क्या आती है कि इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अंदर खींच लिया। हम रिलीज कुछ नहीं कर रहे, हमने क्या किया, ऊपर से पकड़ के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर खींच लिया। तो उसके बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला के अब यहाँ पे आपका न्यूट्रल जो है वो आपका न्यूट्रॉन बन गया यहाँ पे, और साथ के साथ फिर वो न्यूट्रिनो आपके रिलीज हुए इस रिएक्शन से, राइट। ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। इसकी अगर फिर वो चर्चा करेंगे तो इस केस में Z आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो Z आपका एक कम हो जाएगा, बाकी AXZ वही की वही कहानी रहेगी। Z एक कम हो गया तो इस बार इलेक्ट्रॉन आपने कैप्चर कर लिया, दिस इज कॉल्ड के कैप्चर या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपके न्यूक्लियस जो है वो रेडियो एक्टिविटी से अपनी स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो अगर आपका n/p का रेशो थोड़ा गड़बड़ है, दिस इज हाउ यू कंट्रोल दैट। नाउ इसके ऊपर अगर ऐसी कोई चर्चा कर ले आपसे कि ये जो आपका स्टेबिलिटी कर्व है, यहाँ जो आपका कोई एलिमेंट होएगा उस एलिमेंट की क्या टेंडेंसी होएगी। नाउ इस एलिमेंट को यहाँ पे देखोगे तो n/p का रेशो में इसके n बहुत ज़्यादा है। n बहुत ज़्यादा होने की वजह से n कम करने वाला काम आपका बीटा माइनस में काम होता है। तो यहाँ वाले जो एलिमेंट है वो यहाँ पहुँचने के लिए बीटा माइनस डीके शो करेंगे, ठीक है। यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके बीटा प्लस अल्फा या फिर के कैप्चर शो करेंगे, सो दैट वो यहाँ से स्टेबिलिटी कर्व की तरफ चले जाएं। तो ये जो एलिमेंट इधर लाए करते हैं वो बीटा प्लस अल्फा या के शो करेंगे, इधर वाले आपके बीटा माइनस शो करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरह से आपका न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को अचीव कर सकता है। ये चार आपके प्राइमरी मेथड हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं आपके रेडियो एक्टिविटी की। नाउ रेडियो एक्टिविटी क्या जो आपका चैप्टर है, इसमें हम ये कहते हैं कि अभी जो हमने इससे पहले न्यूक्लियस वाली कहानी की, जहाँ पे हमने देखा कि अल्फा बीटा आपका अल्फा या बीटा प्लस बीटा माइनस वो रेडियो एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे हम कौन सी हो रही है उसकी कोई बात नहीं करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, न्यूक्लियस उसका अनस्टेबल है और वो अब स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें आपका रेडियो एक्टिव डीके होगा। अब इसी में वो आपका एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे में कन्वर्ट होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस कुछ भी होता है, यहाँ पे उसकी कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियो एक्टिविटी की बात होती है। लॉ ऑफ यहाँ पे आपका डिसइंटीग्रेशन जो है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, उसके लॉ के हिसाब से हम ये कहते हैं कि एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस। तो इस टाइम पे अगर मैं पूछूं कि कितनी रेडियो एक्टिविटी चल रही होगी, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने एलिमेंट यहाँ पे हैं। इसको जैसे मैं क्लास में समझाता हूँ, इसको ऐसे देखना है कि मान लीजिए ऑफलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं और उस क्लास में 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। उसी क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, उसी क्लास में 200 लोग बैठे हुए हैं।
ना उस क्लास में क्या चल रहा है इस वक्त, वो और मैं नहीं हूँ क्लास में, ठीक है, दैट इज़ द केस। तो 5 लोग बैठ के शराफत से 2-3 लोग तो अपना होमवर्क कर रहे होंगे, एक कुछ फ़ोन पे बात, उस तरह की बातें चल रही होगी। 50 लोग होंगे और 150-200 लोग होंगे, तो सामान यहाँ से वहाँ फेंका जा रहा होगा, हल्ला हो रहा होगा, कुछ भी हो रहा होगा। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्टिविटी जो है आपकी कि इस वक्त चल क्या रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस वक्त लोग कितने हैं वहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल है, इसको समझने के लिए एनालॉजी है। हम यहाँ पे कहते हैं कि dn/dt जो आपकी एक्टिविटी है वो इस बात के प्रोपोर्शनल होगी कि इस वक्त n नंबर ऑफ एलिमेंट जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे हम लैम्डा ले लेते हैं, तो हम कहते हैं dn/dt विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई n। ना इसको जो हम इंटीग्रेट करते हैं, इसको dt को उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करेंगे n को दला के, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि किसी भी वक्त आपके n जो एलिमेंट हैं वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके n नॉट इनिशियली कितने थे और ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा जो है यहाँ पे आपका n तो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो इस वक्त अनडिकेड है, लैम्डा जो है वो आपका ये होता है डीके कांस्टेंट, या फिर उसको हम कहते हैं आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट है, ये आपके कांस्टेंट वैल्यू होगी फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट। dn/dt जो है इसको आप रेट ऑफ डीके कहते हैं। n नॉट है आपका नंबर, इस वक्त जितने हैं वो तो n हो गया, जब हमने देखना चालू किया था उस टाइम पे आपके n नॉट नंबर्स थे, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना, बहुत काम आती है, डायरेक्ट इसके ऊपर सवाल बनते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्टिविटी की। एक्टिविटी इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर काउंट रेट ऑफ द सब्सटेंस। तो एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं कि चल क्या रहा है, ठीक है। एक्टिविटी ए आप डिफाइन करते हैं, इसकी ऑलरेडी हमने बात कर ली dn/dt, और इसकी वैल्यू आती है a लैम्डा n, और इसको जो आप डिफरेंट n को यहाँ पे इक्वेशन में रख देते हैं ये, तो एक्टिविटी हो जाती है a नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, आपकी एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आपके हाफ लाइफ की। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये है कि अगर हमने t इज इक्वल टू 0 पे जब भी हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, मान लो उस टाइम पे 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कोई नंबर ऑफ एलिमेंट थे, तो मान लो 100 करोड़ एलिमेंट थे, वो 100 करोड़ एलिमेंट जब नेचुरली अपने आप डीके हो रहे हैं, वो आधे कब हो जाएंगे, वो कब हो जाएंगे आधे, इस टाइम को आप हाफ टाइम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हाफ टाइम कहते हैं। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू आ जाती है, डेटा आपको याद रखना है, हाफ टाइम की जो वैल्यू आ जाती है ये हो जाएगा आपका log टू द बेस e या फिर ln2 लैम्डा या फिर 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये आपका हाफ टाइम कहलाता है। नाउ अगर आपके इनिशियल एलिमेंट n नॉट थे, एक हाफ टाइम में आपके n नॉट बाय 2 हो जाएंगे, 2 हाफ टाइम में आपके n नॉट बाय 4 हो जाएंगे, और उसके बाद n नॉट बाय 8 हो जाएंगे आपके 3 टाइम में। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है अगर हाफ टाइम की बात कर रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n, इसको हम कहते हैं आफ्टर n t हाफ का टाइम। n नंबर ऑफ अगर आपके 4 5 6 हाफ टाइम निकल चुके हैं, तो उसके लिए अगर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो आप 2 टू द पावर 6 कर देंगे यहाँ पे, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट अभी यहाँ बचे होंगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंटीजर वैल्यू ही आए। प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो जरूरी नहीं है इसके आसपास कोई नंबर होगा, बट ऐसी अगेन कोई गारंटी नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है, अपनी मर्जी से हो रहा है ये, तो हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, कभी हो सकता है इससे कुछ कम हो जाए, ये आपकी सारी एवरेज डेटा की वैल्यू है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी पे मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ की। मीन लाइफ जो है अगेन ये होगा कि भाई एक तो हाफ लाइफ हो गई कि आधे कितने में हो जाएंगे। अगर एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई इसकी एवरेज लाइफ क्या होगी, इस न्यूक्लियस की एवरेज लाइफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट थे, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हम ये कैलकुलेट करने लगे कि इंडिया में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एवरेज लाइफ क्या होगी, और पिछले 50 साल से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि पिछले 50 साल की एवरेज लाइफ क्या है। तो जितने ह्यूमन बींग्स हमारे प्लेनेट पे और अपनी कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो अपनी कंट्री पे रहें, उन सब का नाम लिखो, उन सब की एज लिखोगे, किस दिन बॉर्न हुआ और किस दिन उसकी डेथ हुई। कुछ लोग होंगे जो मान लो 80 90 100 भी क्रॉस किए, कुछ लोग होंगे जो बहुत अर्ली जिनकी डेथ हो गई, उन सबको ऐड करो, और जितने आपने 1 लाख 2 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितने भी लोग लिए थे उस नंबर से डिवाइड करो, वो एक्चुअली देगा आपको यहाँ पे उनकी कि इंडिया में जो लोग हैं पिछले 50 साल से हमारी एवरेज लाइफ क्या है। यही एवरेज लाइफ यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा लंबा चौड़ा वो कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। इसको जो हम कैलकुलेट करते हैं इसकी वैल्यू 1/λ आ जाती है, सिंपल। तो जो आपका डीके कांस्टेंट है उसका अगर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आपको एवरेज लाइफ दे देगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना
कि हमारा t1/2 जो था, इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यानी कि आपका t1/2 जो है उसको 1 बाय लैम्डा को आप लिख सकते हैं टाउ, वो होएगा 6.93 मल्टीप्लाइड बाय टाउ, ये आपकी वैल्यू होएगी। तो ये आपकी एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन है। इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें या ये सवाल में पूछा हो तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। ये आपकी हाफ लाइफ उसमें रिलेशन है। पूछे कौन ज़्यादा है तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू जो है आपकी टाउ जो है उसको आप 0.7 या फिर उसका 70% हाफ लाइफ दे रहा है, तो एवरेज लाइफ ज़्यादा होगी, हाफ लाइफ आपकी कम है, वैल्यू उसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन क्या है? अभी हमने कहा कि एक न्यूक्लियस है आपका, उसका एक बार डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। सक्सेसिव का मतलब ये है कि पहले एक वो है, उससे आपका अल्फा पार्टिकल हुआ, स्टेबिलिटी लगा कि हाँ पहले से कुछ आई बट अभी मज़ा नहीं आया, उसके बाद मान लो बीटा माइनस हुआ, बीटा प्लस हुआ, समथिंग दूसरा डिसइंटीग्रेशन हुआ। इफ दैट इज द केस तो ए से बी बना, बी से सी बना, इस सिनेरियो को हम कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। अब इसका मतलब ये है कि ए से आपका बी बन रहा है, बी से आपका सी बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे इसका कांस्टेंट जो है आपका लैम्डा 1 है और इसका डी के कांस्टेंट जो है वो आपका लैम्डा 2 है। नाउ इस केस में हम कहेंगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए जो है उसको आप लिखेंगे माइनस, इसकी जो एक्टिविटी है वो आ गई माइनस लैम्डा 1 n1। n1 इसके एलिमेंट थे पहले, लैम्डा 1 n1 इसकी एक्टिविटी आ गई, विच इज ऑल्सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो इसका जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उससे बी बन रहा है, तो ये आपका बी का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी जो आएगा उसका रेट हो गया आपका माइनस लैम्डा 2 n2, यहाँ से आपका n2 जो बने थे उससे आपका c बन रहा है, विच इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ आपका c का रेशो हो जाएगा। अब नेट फॉर्मेशन जो अगर बात करेंगे बी कितना है इस वक्त, ये पूछ लिया आपसे, तो a जो डिसइंटीग्रेट हुआ वो माइनस सी जो डिसइंटीग्रेट, बी जो डिसइंटीग्रेट होकर सी में बन गया, उतने बी आपके प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2। तो ए से जो बी बना, मान लो ए थे, ए से बी बन रहा है एक सेकंड में 1 लाख और 25,000 आपके सी बन रहे हैं हर सेकंड में, तो 75,000 आपके ये वाले मौजूद होंगे इस वक्त। तो उसको आप कहेंगे नेट रेट ऑफ वो है, तो हर सेकंड में 75,000 आपके बी मौजूद होंगे। दिस इज व्हाट दिस मीन्स। नाउ अब अगर यहाँ पे एक और नेक्स्ट सिनेरियो करते हैं कि हम यहाँ चाहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं कि ए से बी बने और तुरंत बी से सी बन जाए, मतलब किसी भी वक्त आपका बी एग्जिस्ट ना करता हो, ए से बी बने तुरंत बी से सी बन जाए, बिकॉज बी भी इन इटसेल्फ अपने आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो वहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, हम कहते हैं लैम्डा 1 n1 माइनस लैम्डा 2 n2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा है तो उस केस में आपका इक्विलिब्रियम बनेगा, ए से बी बना, बी से फटाफट सी बन गया आपका, और बी आपका बचा ही नहीं, किसी भी टाइम एक्स्ट्रा है ही नहीं बी। ठीक है, सो ये कहलाता है आपका सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, एंड यहाँ पे इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। हालांकि अब इसी पे सवाल सॉल्व करते हैं। आपसे नीट 2019 में सवाल पूछा गया, क्वेश्चन सेज द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट अ इंस्टेंस ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल जिसकी हाफ लाइफ दी हुई है 2.2 इंटू 10⁹ सेकेंड इज ये। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटीग्रेशन जो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो अपने को दिया हुआ है 10⁻⁻10 पर सेकेंड और हाफ लाइफ दी हुई है। सवाल ये नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंस, आपको n जो आपकी n की वैल्यू है वो यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले जो हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो अपने को यहाँ दिया हुआ है, हमें पता है t1/2 जो है हाफ लाइफ, उसको आप लिखते हैं 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो इसका मतलब ये है, इसको इधर ले आए तो इसकी वैल्यू 1 बाय लैम्डा जो है वो हो जाएगा आपका टी हाफ। टी हाफ अपने को दिया हुआ है 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ डिवाइडेड बाय 0.693, ये क्वेश्चन 1 हो गई, तो ये आपकी 1 बाय लैम्डा की वैल्यू आ गई। दूसरा अपने को यहाँ पे दिया हुआ है रेडियो एक्टिव उस जो है उसकी एक्टिविटी दी हुई है। नाउ एक्टिविटी हमें पता है, इसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा एन, इसके मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, इसकी वैल्यू होगी लैम्डा एन। इसका मतलब ये है कि आपका एन जो है उसको आप लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय लैम्डा। नाउ ए जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है अपने को 10⁻10, अब उसको मल्टीप्लाई करना है आपने लैम्डा से, तो उसको डिवाइड करना है लैम्डा से या 1 बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा आपका 2.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹ डिवाइडेड बाय 0.693, बस ये सॉल्व करना है, अपने को आंसर मिल जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2.2 डिवाइडेड बाय 0. इसको अगर मैं 7 लिख दूँ फॉर नाउ,
मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 19 ही आ जाएगा। 10 और 9 मिला के ये हो गए। ना इसको अगर मैं इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ाया उसको हल्का सा कम कर लूँ तो ये बनेगा आपका 2.1, तो उसको देखेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ रही होगी। तो एनीवे चार ऑप्शन जो 3.17 दे रखे हैं, तो उससे हमें अपने को टेंशन नहीं लेनी है। अपने को सिर्फ ये पता करना है कि 10 की पावर कितनी होगी, उसी का डिफरेंस है यहाँ पे। तो 10 की पावर 19 वुड बी द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नाउ 2018 का नीट का सवाल है। क्वेश्चन सेज फॉर अ रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट्स। यहाँ पे आपको हाफ लाइफ 10 मिनट दी हुई है। इफ इनिशियली देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, आपके न्यूक्लियर का नंबर अपने को 600 दे रखा है। टाइम टेकन इन मिनट फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ 450 न्यूक्लियाई। अगेन एक और चीज़ है यहाँ पे, अपना अजम्पशन ये है, अगेन टेक्निकली बहुत बढ़िया सवाल नहीं है, बिकॉज कभी भी हम बात करते हैं तो अगर आपके जैसे एम्स ने एक बार ये सवाल पूछा था कि मान लो 4 एलिमेंट है आपके, कितनी देर में 2 हो जाएंगे। आंसर इज नन ऑफ दीज, हमें नहीं पता, बिकॉज 4 एलिमेंट कब डिसइंटीग्रेट होंगे हमें नहीं पता। ये हमें लाखों करोड़ों अरबों में 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9, 10 उस रेंज में एलिमेंट होंगे, तब एवरेज डेटा है। 4 के 600 के बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है। बट लेट अस से फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन ऐसा सिनेरियो के 600 हैं, उनका रेट आपका सेम ही है 600 का, ठीक है। बहुत छोटा नंबर है, इतने के लिए आपके लॉस डिफाइंड है नहीं वैसे, बट लेट अस से दैट। तो यहाँ पे आपका टी हाफ जो है वो अपने को दिया हुआ है, टी हाफ जो है वो दिया हुआ है 10 मिनट्स का उसका टाइम है। इनिशियली आपके 600 थे और 450 आपके कह रहा है कितनी देर में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे n जो आया वो आपका जो बचेगा वो हो गया आपके n0 और माइनस जो आपके n डैश जो डिसइंटीग्रेट हो गए उसकी हम बात कर रहे हैं। तो n जो बचा आपका ये हो जाएगा आपका 600 माइनस डिसइंटीग्रेट हो गए 450, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 150। तो इस वक्त रिमेनिंग आपकी 150 है। ना ये चीज़ अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, और n आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ बीत चुकी हैं। इसको अगर यहाँ पे रखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 2 टू द पावर n विल बी इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाय n। n0 आपके हो गए 600 और जो इस वक्त बचे हैं वो है आपके 150 डिवाइड करके 4 आ जाएगा, यानी कि n है उसकी वैल्यू आपकी 2 हो गई, बिकॉज 2 टू द पावर n जो जब हम करेंगे हालांकि इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि 2 की पावर 2 रखेंगे तभी वो 4 बनेगा आपका, ठीक है। तो ये 2 हो गया, यानी कि हमारी 2 हाफ लाइफ बीत चुकी हैं। तो इसका मतलब टाइम जो आएगा आपका टाइम विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लाइफ टाइम आपकी 10 मिनट है, तो यानी कि इसका आंसर 20 मिनट हो जाएगा, ठीक है। विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए 20 मिनट अंडर ऑल द असम्पशंस या रेट आपको सेम मान के ऑप्शन नंबर ए 20 मिनट्स वुड बी द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में आपसे नीट के एग्जाम में सवाल पूछा गया। क्वेश्चन से द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 मिनट्स। हमें दिया हुआ है कि हाफ लाइफ आपके रेडियो एलिमेंट जो है उसकी 30 मिनट्स है। हमें बताना है टाइम इन मिनट्स टेकन बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके ऑफ द सेम रेडियो एक्टिव मटीरियल क्या होगा। तो आपका मटीरियल है n नंबर ऑफ मान लो 100 एलिमेंट है, वो आपका डीके हुआ है 40% डीके हुआ है, यानी कि 60 बचा होगा। फिर आपका 85% डीके हो गया, यानी 15% बचा होगा। तो 40 से 85 के बीच में कितना टाइम लगा ये बताना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका टी हाफ जो है जो गिवन है अपने को टी हाफ दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स। राइट, जब हम कह रहे हैं 40% आपका डीके हो गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट रिमेनिंग जो है n दैट विल बी इक्वल टू n0 100 माइनस 40, यानी कि हो गया 60% ऑफ n0, ठीक है। ये आपका इतने नंबर ऑफ एलिमेंट बने जो स्टार्टिंग वाला केस है, n1 कह लेते हैं इसको, ठीक है। n2 जो आएगा वो हो गया आपका n0 और 100% माइनस 85% हम कह रहे हैं डीके हो गया। सो ये आ गया आपका 15% ऑफ n0, ये आपके एलिमेंट यहाँ पे बचे। n2 की वैल्यू ये हो गई। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं n1 n2 की ये वैल्यू आ जाएगी, टी हाफ अपने को दिया हुआ है। नाउ इन दोनों का अगर आप रेशो लेंगे n2 से आपका ये इसका रेशो लेंगे n1 डिवाइडेड बाय n2, इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा आपका 60% डिवाइडेड बाय आपका 15%, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 15 है, तो इसकी वैल्यू हो गई 4, यानी कि आपका 2 का स्क्वायर। तो इतने नंबर ऑफ आपका रेशो ये आया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी 2 हाफ लाइफ यहाँ पे बीती होंगी। सो दिस विल बी इक्वल टू आपके 2 हाफ लाइफ के बराबर आएगा। सो विच मीन्स आपका जो टाइम टेकन होएगा, टाइम विल बी इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय टी हाफ, और टी हाफ जो है वो यहाँ पे अपने को टी हाफ दिया हुआ 30 मिनट्स। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू
60 मिनट्स के बराबर हो जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर डी 60 मिनट दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। चैप्टर मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज नहीं है, कोई यहाँ पे इंटीग्रेशन, कोई डिफरेंशिएशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल कुछ भी नहीं है। सिंपल सी, बट इसके सवाल की वैरायटी की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट।